का गठन पढ़ रहे थे और किस किस तरह मध्य प्रदेश बना। आपने बेटा जल्दी से आ जाइए सब लोग। अभी तक अपन मध्य प्रदेश का स्थापना कैसे हुआ था, 1947 से 1956 तक का जो समय था वो किस किस तरह 1 नवंबर 56 को जब एमपी बना था तो क्या स्थिति थी, ये सब आप लोगों ने पढ़ा। और एमपी के गठन के लिए किस किस तरह कमेटियां बनी वो सब आपने पढ़ी थी। चलिए तो पहले कुछ क्वेश्चंस हो जाएं फिर चलते हैं। पहला प्रश्न, भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्य बनाने की सिफारिश किसने की थी? जल्दी से आंसर दो बच्चों। बनाने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? प्रश्न क्लियर है? भाषा के आधार पर राज्य बनाने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी या किस आयोग ने की थी? जल्दी से आंसर दें। प्रश्न क्लियर है? भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्य बनाने की सिफारिश किस कमेटी ने रखी थी? हेमराज कह रहे हैं फजल अली आयोग, रूपेंद्र का भी फजल अली आयोग है, गगन भी फजल अली आयोग, सूरज ने भी आंसर दिया है, आकाश गोयल हाय बेटा, मंजेश भी कह रहे हैं, सभी का आंसर सही है, फजल अली आयोग बिल्कुल सही आंसर है, फजल अली आयोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, एस के धर आयोग, एस के धर आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी जल्दी से बताइए। दूसरा प्रश्न है, एस के धर आयोग कब बनाया गया था? खेमेंद्र जाट बोल रहे हैं हेलो बेटा हेलो, जल्दी से आंसर बताएं। बेटा रॉक्स किंग बोल रहे हैं सर वीर सिंह किस युग का था? बेटा वीर सिंह किस, कौन सा वाला वीर सिंह बेटा? वीर सिंह बुंदेला? रॉक्स जल्दी से बताइए, वीर सिंह बुंदेला की बात कर रहे हैं आप? गगन कह रहे हैं 1948 बिल्कुल सही जवाब है। रूपेंद्र बिल्कुल सही जवाब है, 1948, जून 1948 में बनाया गया था, जून 1948 में एस के धर आयोग बनाया गया था। चलिए तीसरा प्रश्न बताइए, राज्य पुनर्गठन आयोग, आयोग कब बना था, कब बनाया गया था? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर तीसरा है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? रॉक्स किंग तो कौन सा वीर सिंह है? आकाश गोयल कह रहे हैं 1954 गलत जवाब है बेटा। कामेंद्र जाट 1948, आकाश गोयल 1953, सूरज, रूपेंद्र, कामेंद्र बिल्कुल सही जवाब है 1953, 1953 में बनाया गया था। 1955 में इसकी रिपोर्ट आई थी, सिफारिश आई थी इसकी, है ना? इसने कहा था कि भारत में 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी बनने चाहिए। प्रश्न नंबर 4 बताइए, अभी तक मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है
जो 2 बार विभाजित हुआ है? जल्दी से बताइए, 2 बार विभाजित हुआ है। जल्दी से आंसर दीजिए। यानी कि 1956 से लेकर 2021 तक। जल्दी से बताइए, एमपी का कौन सा जिला है जो 2 बार डिवाइड हुआ है अभी तक? जल्दी से आंसर दें बेटा। रूपेंद्र कह रहे हैं शहडोल, निशा शहडोल, सूरज का भी आंसर शहडोल आया है, बिल्कुल सही जवाब है, शहडोल 2 बार डिवाइड हुआ है। बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया है। कामेंद्र का भी आंसर सही है। मंजेश बघेल गलत है, गुना नहीं है। गुना का विभाजन एक ही बार हुआ, जब अशोकनगर हुआ था, अशोकनगर। तो चलिए आज अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं आज अपन। तो जहां तक क्लास आपका एमपी सामान्य ज्ञान का हुआ है, वहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से बताएं कमेंट करके। बताइए बेटा, कोई समस्या है यहाँ तक? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ये आज का टॉपिक है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। बेटा रॉक्स किंग, ये क्वेश्चन क्या है, अधूरा है। राजा वीर सिंह बुंदेला लगाओ इसमें, तो कुछ क्लियर हो। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आपका बेटा। राजा वीर सिंह बुंदेला होगा तो बुंदेला युग का है। जब दिल्ली में, आगरा में जब जहांगीर है, तो बुंदेला में वीर सिंह बुंदेला है, जिसने अकबर के नवरत्न अबुल फिल की हत्या की थी। आकाश गोयल, एमपी जी के करंट खत्म नहीं हुआ है, फ्राइडे एंड सैटरडे। आकाश, करंट अफेयर्स की क्लास फ्राइडे एंड सैटरडे को होती है, एवरी फ्राइडे एवरी सैटरडे। वीक में 2 डेज करंट अफेयर रहता है, बाकी दिन। बात करें तो वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश को एक नाम दिया गया रेवोत्तर। एक नाम बेटा क्या दिया गया है? रेवोत्तर दिया गया है, और दक्षिणापथ भी कहा गया है। तो याद रखें, मध्य प्रदेश को वैदिक साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? तो रेवोत्तर और दक्षिणापथ। आप बात करें भारत की, तो ये जो नर्मदा है वो अमरकंटक से निकलती है, यानी कि रेवा मतलब नर्मदा। नर्मदा के उत्तर में जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था, और साउथ इंडिया दक्षिण यहां से शुरू होता है। तो दक्षिणा पथ, पथ माने मार्ग, जहां से दक्षिण का मार्ग जाता है, तो इसे दक्षिणा पथ के नाम से डिजाइन किया है। बेटा किसमें? एक प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना गया है? तो रेवोत्तर और दक्षिणापथ के नाम से जाना गया है। बोलो बेटा, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध, लैंडलॉक्ड, स्थलबद्ध या क्या बोलते हैं, भू आवेष्टित राज्य है। ध्यान रखें, कैसा राज्य है? लैंडलॉक्ड या स्थलबद्ध। ऐसा राज्य जिसकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करती और समुद्री सीमा को टच नहीं करती, तो उसे बोलते हैं स्थलबद्ध
या बोलते हैं भू आविष्टित राज्य। तो ध्यान रखें, मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? स्थलबद्ध या लैंडलॉक्ड या क्या बोलते हैं? भू आविष्टित राज्य है। बोलो बेटा। सत्येंद्र सिंह सिकरवार बेटा नमस्ते। एकता शर्मा मैं वही तो बता रहा हूं, कोई ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमा समुद्री सीमा को टच नहीं करती और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच करती है। बेटा क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती, और ना ही जल सीमा को स्पर्श करती है। ना तो इसके अराउंड वाटर होता है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करती है, तो बोलते हैं लैंडलॉक्ड। एकता ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश भारत के बीच में स्थित है तो इसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हैं, हृदय प्रदेश। और बेटा ये नाम कौन ने दिया था? नेहरू जी ने। मध्य प्रदेश और हृदय प्रदेश ये नाम किसने दिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सत्यवान कह रहे बेटा लाइक करो, बिल्कुल जल्दी से लाइक करो। बोलो बेटा। हाँ आगे बढ़ते हैं। बेटा इसके अलावा भी मध्य प्रदेश को और भी कई नामों से जानते हैं। देखिए, तेंदुपत्ता प्रदेश, तेंदुपत्ता प्रदेश भी कहते हैं, एक नाम तो ये भी है। दूसरा जनजाति प्रदेश, जनजाति प्रदेश भी कहते हैं। तीसरा डायमंड, डायमंड प्रदेश भी कहते हैं। तेंदुपत्ता प्रदेश कहते हैं, जनजाति प्रदेश कहते हैं, डायमंड प्रदेश कहते हैं। आगे चले बेटा, सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं, सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नदियों का मायका भी कहते हैं। बेटा मायका जानते हैं? अभी आप लोग मायके में रह रहे हैं। और एक है टाइगर प्रदेश, टाइगर प्रदेश। इतने सारे नाम, हृदय प्रदेश है ना, रेवोत्तर, दक्षिणापथ, तेंदुपत्ता प्रदेश, जनजाति प्रदेश है ना, सोयाबीन प्रदेश, नदियों का मायका, इतने सारे नाम हैं। अब देखिए क्यों कहते हैं। बेटा भारत का 60% तेंदुपत्ता एमपी में मिलता है। आपको पता है तेंदुपत्ता से बीड़ी बनता है, और जबलपुर बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। जबलपुर है, सागर भी है ना। भारत की 21%, भारत की 20% जनजातियां, अनुसूचित जनजाति एसटी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं बेटा? इसलिए मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश भी कहते हैं। एग्जैक्ट बेटा 21.1% है। बेटा भारत में मध्य प्रदेश को मोनोपोली है डायमंड में। और जिला कौन सा पड़ता है? पन्ना। तो एकमात्र जिला पन्ना है और एकमात्र स्टेट एमपी। सोयाबीन, भारत का 82% सोयाबीन एमपी में प्राप्त होता है, इसको सोया स्टेट भी कहते हैं। अधिकतम नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं, तो नदियों का मायका भी कहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, तो क्या बोलते बेटा? टाइगर प्रदेश कहते हैं। याद रखना, मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं। अब कर्नाटक नंबर 2 पर आ गया है। कर्नाटक में बेटा 524 हैं। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है ना। तो याद रखें, अब हम एमपी को फिर टाइगर स्टेट कहते हैं क्योंकि 526 टाइगर एमपी में है। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत?
लघु भारत, हाँ बेटा लघु भारत भी कहते हैं। चलिए एक प्रश्न यहाँ और सुन लीजिए कि टाइगर डे कब मनाते हैं। तो 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है और 2010 में आरंभ हुआ था। रूस में अंतर्राष्ट्रीय टाइगर सम्मेलन हुआ था 2010 में और तब से वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। एवरी ईयर 29 जुलाई को टाइगर डे मनाते हैं। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये साफ करते हैं। अब बेटा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। मानचित्र पर, पृथ्वी के ग्लोब पर मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। इधर देखिए पहले बेटा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ना बेटा। तो मध्य प्रदेश का जो पहली बात तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ गोलार्ध, इसको बोलते हैं साउथ गोलार्ध। तो मध्य प्रदेश और भारत उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसके समानांतर जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। तो पहली बात तो मध्य प्रदेश और भारत की जो ग्लोब पर स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। यहां से लेकर ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। इधर आपका पूर्व और इधर पश्चिम। और जो देशांतर रेखाएं हैं उनमें मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है बेटा? पूर्वी देशांतर में है। तो पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश और भारत की जो ग्लोब पर स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में है। कहाँ पर है बेटा? पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत का जो टाइमिंग, जो अक्षांश रेखा है वो 21.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। ये भारत में एमपी का जो अक्षांशीय विस्तार है वो ये है। और बेटा कहां तक है? 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें तो बेटा पूर्व में कहां पड़ता है बेटा? 21 डिग्री 21.6 डिग्री या 21 मिनट 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसकी स्थिति है। और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 82.40 पूर्वी देशांतर तक। ये ग्लोब पर एमपी की स्थिति है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है मानचित्र पर। उत्तरी गोलार्ध में है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर तक एमपी की स्थिति है। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है? तो याद रखें मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध, मध्य प्रदेश मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। याद रखें
कहाँ है बेटा? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। बेटा लाइक भी तो लगाते जाओ, आप सब भूल जाते हो। मनीष कह भी रहा है कि लाइक लाइक करने के लिए, जल्दी से करो बेटा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अब संख्या बढ़ रही है लाइक करने वालों की, जल्दी से करिए बेटा। डिसलाइक कर रहे हो कि लाइक कर रहे हो? संख्या कम क्यों हो रही है? एक बार लाइक करना है। अब देखिए बेटा, अब सिंपल से प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो आप बताएंगे सिंगरौली। सिंगरौली। दक्षिणी जिला बुरहानपुर। पश्चिमी जिला अलीराजपुर। और उत्तरी जिला मुरैना। तो याद रखें, कभी आपसे इस तरह पूछे कि एमपी का उत्तरी जिला कौन सा है, तो मुरैना है। और पश्चिमी जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर है। बेटा अलीराजपुर में राजपीपला की पहाड़ियां हैं। बेटा क्या है? राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला की पहाड़ी है। और साउथ में ताप्ती है। ध्यान रखें, एक प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ताप्ती। और जिला कौन सा है? बुरहानपुर। अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की साउथ सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ताप्ती। और जिला पूछेगा तो आप बताएंगे बुरहानपुर। बेटा क्लियर है? और अगर बात करें कि एमपी का पूर्वी जिला कौन सा है, तो सिंगरौली। और पूर्व में पहाड़ी कौन सी है, तो याद रखें मैकल पर्वत। मैकल पर्वत। और हम पर बात करें कि एमपी का उत्तरी जिला कौन सा है, तो मुरैना। और नदी कौन सी बनाती है, तो चंबल। नाम क्या आएगा? चंबल नदी उत्तरी सीमा बनाती है मध्य प्रदेश की। कहाँ है बेटा? मुरैना में। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? हम केवल मानचित्र पर भौगोलिक स्थिति लिखी है एमपी की कि कहां से कहां तक है। मध्य प्रदेश बेटा उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। एकता करिए, मैकल सुता क्या है? बेटा नर्मदा को बोलते हैं मैकल सुता। मैकल के पठार से निकलती है नर्मदा, है ना। और सुता माने होती है पुत्री। सुता जो शब्द है उसका अर्थ होता है पुत्री। तो मैकल की पुत्री कौन? नर्मदा। तो नर्मदा का एक नाम है मैकल सुता। रेवा भी कहते हैं बेटा इसको, है ना। समझ में आया एकता? चलिए आगे बात करते हैं। बेटा यहां तक कोई दिक्कत है? विस्तार कहां से कहां तक हो गया? अब एमपी का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 870 किलोमीटर है। कितनी बेटा? ऐसे पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 870 किलोमीटर है, यानी कि सिंगरौली से अलीराजपुर। तो याद रखें सिंगरौली से अलीराजपुर तक की लंबाई, अलीराजपुर तक की लंबाई 870 किलोमीटर है। 870 किलोमीटर लंबाई है बेटा। कहां से कहां तक? हाँ, पूर्व से पश्चिम कह लें या सिंगरौली से अलीराजपुर तक की बात करें। क्लियर है बेटा यहां तक? आगे बढ़ते हैं। और उत्तर से दक्षिण मुरैना से बुरहानपुर की लंबाई 605 किलोमीटर। बेटा कहां से? मुरैना टू बुरहानपुर 605 किलोमीटर है। 605 किलोमीटर है। बेटा कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, सिंगरौली टू अलीराजपुर 870
और मुरैना टू बुरहानपुर 605 किलोमीटर। बेटा क्लियर है? चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखिए। एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि भारत का जो प्रामाणिक समय है वो कितना है? भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, आपको पता होगा 82.5 डिग्री या 82.5 मिनट पूर्वी देशांतर। आपने पढ़ा होगा पूर्वी देशांतर, यानी कि ये इलाहाबाद या बोलते हैं प्रयागराज, प्रयागराज से निकलता है। इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, मिर्जापुर के पास में, यहां से निकलता है। देखिए ये 82.5 है और ये कितना है बेटा? 82.40। तो याद रखें भारत का जो प्रामाणिक समय है किस जिले से निकलता है? सिंगरौली, यानी कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है सिंगरौली जहां से भारत का प्रामाणिक समय निकलता है। देखिए 82.40 पूर्वी देशांतर, और जो भारत का जो प्रामाणिक समय है वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जस्ट कहां से निकलता है? सिंगरौली से। और एक प्रश्न है, जो भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय है, ये कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। याद रखना बेटा, 5 राज्यों से गुजरता है। और सबसे ज्यादा जो है, बोलो बेटा, प्रामाणिक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, उनमें से एक एमपी भी है। और एमपी का कौन सा जिला से निकलता है? तो सिंगरौली। बेटा समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अपन। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, मैं मान लेता हूं। तो एकमात्र जिला, तेल ताल से बीच पहाड़ियों में गिरा एक के बीच, उसे कहा जाता है अमरकंटक। चलो आगे चलते हैं बेटा। तो याद रखें एकमात्र जिला एमपी का कौन सा है? सिंगरौली है। और अगर बात करें संभाग की, तो बेटा संभाग बेटा आता है रीवा। रीवा संभाग में एक प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस संभाग से मानक रेखा निकलती है? तो रीवा संभाग। और जिला पूछेगा तो सिंगरौली, है ना? सिंगरौली और अलीराजपुर में कम से कम 30-32 मिनट का अंतर आ जाता है, टाइमिंग की बात करेंगे तो। क्योंकि एक देशांतर बराबर 4 मिनट। कितना बेटा? 4 मिनट। यहाँ 82.40 है, यहाँ 74.9 है ना? तो आप देखेंगे तो 6 जो है तो कितना, 34 मिनट का समथिंग, 34 मिनट का अंतर आ जाता है समय में। 34 मिनट का अंतर आ जाता है सिंगरौली और अलीराजपुर में। सर एक क्वेश्चन का आंसर करोगे? हाँ बेटा गगन बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं अब अपन आगे बात करते हैं कर्क रेखा। बेटा यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, साफ कर दे इसको। चलिए हम अपन बात करते हैं कर्क रेखा। तो प्रश्न ये है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने संभागों से गुजरती है? जल्दी से बताइए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने संभागों से गुजरती है? आपको मालूम होगा कर्क रेखा पृथ्वी के ग्लोब पर 23.5 डिग्री, ओके,
कहां पर है बेटा? अक्षांश रेखा। पृथ्वी का जो भू मध्य रेखा बेटा ये होता है 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर होती है 23। तो याद रखें मध्य प्रदेश में कर्क रेखा निकलती है बेटा, ये साउथ में होती है मकर रेखा बेटा, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है, ये उत्तर में होती है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहां मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा तीनों गुजरती हैं। कौन सा बेटा? अफ्रीका। एमपी में केवल कर्क रेखा है, भारत में केवल कर्क रेखा है। तो याद रखें कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री कहाँ है बेटा? अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। बोलो बेटा। तो याद रखें भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश के 5 संभागों से गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। बेटा क्लियर है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 'भारत में बेटा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश में है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। बोलो बेटा। याद रखेंगे उज्जैन, भोपाल, सागर, उज्जैन, भोपाल, सागर बेटा मध्य प्रदेश के कितने संभागों से गुजरती है? उज्जैन, भोपाल, एमपी का एक संभाग है भोपाल, हाँ, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल। बेटा कौन सा है? जबलपुर और शहडोल। बेटा कुल 5 संभाग हैं। बेटा कितने? 5 संभाग हैं जिनसे निकलती है, 1, 2, 3, 4 और 5। और जिले कितने बेटा? 14 जिले हैं, रतलाम से लेकर शहडोल तक, रतलाम से लेकर शहडोल तक जिले 14 हैं। अब बेटा एक प्रश्न आपके लिए है, इन 5 संभागों में से जो लिखे हैं उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर, इन 5 संभागों में से एकमात्र संभाग कौन सा है जिसके प्रत्येक जिले से कर्क रेखा निकलती है? जल्दी से बताइए, इन 5 संभागों में से एकमात्र संभाग कौन सा है जिसके प्रत्येक जिले से कर्क रेखा निकलती है? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दें बेटा। एकमात्र संभाग कौन सा है जिसके प्रत्येक जिले से कर्क रेखा निकलती है? देवेंद्र गौर कह रहे हैं भोपाल, रूपेंद्र कह रहे हैं सागर, एकता शर्मा कह रही हैं भोपाल। जल्दी से आंसर दो बेटा। सूरज कह रहे हैं भोपाल, गगन कह रहे हैं सागर। बेटा तुम्हारे पास 5 ऑप्शंस हैं, भोपाल, सागर, जबलपुर, शहडोल और उज्जैन। गिरिराज कह रहे हैं उज्जैन, मनीष कह रहे हैं भोपाल, कामेंद्र भी कह रहे हैं
शहडोल नहीं, कामेंद्र कह रहे हैं भोपाल, पुष्पेंद्र का है शहडोल, निशा कह रही है सागर, सुनील कह रहे हैं, समझ में नहीं आया क्या कहा इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, एकमात्र संभाग है भोपाल, याद रखें भोपाल एकमात्र संभाग है जिसके प्रत्येक जिले से निकलती है। भोपाल में बेटा कुल 5 जिले हैं, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, बिदसा, रायसेन। राजगढ़, सीहोर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन और खुद भोपाल। तो ध्यान रखें भोपाल में कुल 5 जिले हैं और जिनमें से प्रत्येक जिले में कर्क रेखा निकलती है। अभिलाष सिंह शहडोल गलत है बेटा आपका। सलमान मिर्जा भोपाल सही है आपका। संदीप सेन भोपाल सही है आपका। हेमराज सर बोल रहे हैं सागर गलत है बेटा। निशा का भी गलत है। तो भोपाल है। भोपाल में बेटा 5 जिले हैं और प्रत्येक जिले से निकलती है। आगे चलें बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब चलते हैं आगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, सब मान लेते हैं। आकाश गोयल अभी भी सागर बोल रहे हो? सागर नहीं है, भोपाल है। तो याद रखें भारत के 8 राज्य हैं, एमपी के संभाग 5 हैं और जिले 14 हैं जिनसे निकलती है। रतलाम से शुरू होती है और शहडोल तक 14 जिलों में निकलती है कर्क रेखा। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु तो बोलते हैं सागर। याद रखें एमपी का केंद्र बिंदु सागर कहते हैं, या एमपी का हृदय जिला भी सागर है। और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, हाँ मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं सागर को। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी है सागर, हृदय जिला भी है और एमपी का केंद्र बिंदु भी सागर है। बोलो बेटा। बेटा 1911 में अगर आपको पता हो राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से राजधानी होनी थी ट्रांसफर, तो 2 विकल्प थे, एक था दिल्ली और एक था सागर। काश 1911 में राजधानी सागर आ गई होती, बट सागर में उस समय पानी की प्रॉब्लम थी। पानी की प्रॉब्लम आज भी है इस क्षेत्र में। नाम सागर है बट पानी नहीं है। तो उस समय फिर क्या हुआ, 1912 में राजधानी दिल्ली बनी थी, सागर नहीं बनी, सागर कैंसिल हो गया था। काश राजधानी बन जाता तो सागर का बहुत विकास हुआ होता, क्योंकि ये केंद्र में था। खैर एक प्रश्न और, सागर में ही एक झील है लाखा बंजारा। याद रखें लाखा बंजारा झील है और इसी झील के किनारे जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी है। इसी झील के किनारे जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी है, जहां टीएसपी को ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश में डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर कहां है? सागर। नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी। एक प्रश्न और कि किसके किनारे है लाखा बंजारा झील? नाम क्या बेटा? लाखा बंजारा झील। और दूसरा भोपाल में प्रस्तावित है, डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर दूसरा भोपाल में प्रस्तावित है। एक अभी कहां है? ठीक है बेटा आगे चलें। भारत का केंद्र बिंदु बेटा कटनी है। भारत का केंद्र बिंदु कटनी है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल बरसाली। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल में था।
और भारत का केंद्र बिंदु कटनी और एमपी का केंद्र बिंदु सागर। चलो आगे बात करते हैं। पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र, पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र बेटा है मंगल नाथ मंदिर उज्जैन। याद रखें, पृथ्वी का जो आध्यात्मिक केंद्र है वो है मंगलनाथ मंदिर। कहां पर है? उज्जैन में। कहां है बेटा? उज्जैन में। बोलो बेटा। और सुनो, 2-3 प्रश्न और सुन लीजिए। उज्जैन में एक प्रश्न आता है कि मंगल ग्रह की जन्म स्थली कौन है बेटा? उज्जैन। मध्य प्रदेश में सूर्य 90 डिग्री पर कहां चमकता है? तो याद रखें, उज्जैन। और मध्य प्रदेश में सिंहस्थ कहां लगता है? उज्जैन में। वैसे कुंभ 4 जगह लगता है भारत में, लेकिन इन 4 कुंभों में से जो उज्जैन में लगता है उसे सिंहस्थ कहते हैं, बाकी को कुंभ कहते हैं। और ये कुंभ सिंहस्थ उज्जैन में क्षिप्रा के किनारे लगता है, क्षिप्रा के किनारे लगता है। इसी उज्जैन में संदीपनी आश्रम है, जब भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए आए थे। इसी उज्जैन में मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। उज्जैन में भृतरी की गुफाएं हैं। उज्जैन में सबसे बड़ा घाट क्षिप्रा का राम घाट है, जहां पर कुंभ के दौरान शाही स्नान होता है राम घाट पर। जब नदियां पड़ेंगे तब आएगा सेठानी घाट कहां पड़ता है, राम घाट कहां पड़ता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नदियों में। संदीप सेन कह रहे हैं क्लास चालू कब होती है? बेटा एवरी डे 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। संदीप 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। बेटा यहां तक कोई दिक्कत? एमपी का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं सागर को। चलिए आगे बात करते हैं, साफ कर देते बेटा इसको। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही क्लास में? सही चल रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए अब कुछ एमपी के जो राजकीय प्रतीक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। राजकीय काफी बच्चों ने पढ़े होंगे, मुझे पता है, बट फिर भी बहुत सारे प्रश्न आपको इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा, बट आप देखना, ध्यान लगाए रखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, तो कुछ चीजें तो आपको मालूम है। राजकीय पक्षी क्या है ना? मालूम है अपन को। राजकीय वृक्ष क्या है? मालूम है आपको, है ना? राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय पशु क्या है ना? तो चलिए, जो आपको पता है हम बता देते हैं। दूधराज या खरमोर। दूधराज, खरमोर या शाह ए बुलबुल, या बोलते हैं खड़तीतर, ये आपका राजकीय पक्षी है। वृक्ष मालूम है आपको, बरगद। और पशु बैर्डी, बैर्डी प्रजाति का बारहसिंगा।
ओके, राजकीय पक्षी, पशु, ये सब आपको मालूम है, ये आपको सब मालूम है। पशु क्या है, पक्षी क्या है, वृक्ष क्या है, बोलो बेटा। अब प्रश्न ये है कि ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस पार्क में मिलता है? और इस ब्रैडरी को बोलते हैं कान्हा का गहना, याद रखना, कान्हा का गहना कहते हैं। एक प्रश्न है कि कान्हा का गहना किसे कहा जाता है? ब्रैडरी प्रजाति के बारहसिंगा को। अगला प्रश्न, इन तीनों को राजकीय प्रतीक स्वीकार कब किया गया था? राजकीय प्रतीक स्वीकार कब किया गया था? तो याद रखें, मध्य प्रदेश के रजत जयंती समारोह, रजत जयंती समारोह जो बेटा 25 साल में होता है। बेटा कब होता है? 25 वर्ष में। तो 1 नवंबर 1981। तो याद रखें, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और राजकीय पशु को राजकीय प्रतीक के रूप में मध्य प्रदेश के रजत जयंती समारोह। बेटा एमपी बना कब था? 1956 में। तो कितने साल हुए? 25 साल। तो 25 साल जब पूरे हुए एमपी स्थापना के और एमपी सरकार ने सिल्वर जुबली मनाई और इन तीनों को एमपी का राजकीय पक्षी राजकीय प्रतीक घोषित किया था। तो याद रखें कब किया था। बेटा समझ में आ रहा है? 1981 में क्या हुआ था? रजत जयंती समारोह हुआ था, इसमें इसको स्वीकार किया गया था। चले आगे। ओके, अब अगला लेते हैं, राजकीय मछली क्या है? राजकीय मछली है बेटा महासीर। याद रखें, महासीर जो 2013 में बनाया गया, 2011 है बेटा। 26 सितंबर वो राजकीय खेल था, राजकीय खेल मलखंभ को बनाया गया है। राजकीय खेल क्या है बेटा? मलखंभ। ये है बेटा 2013 में। 2013 में राजकीय खेल। एक प्रश्न और, भारत में मलखंभ का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जल्दी से बताइए, भारत में और मध्य प्रदेश में मलखंभ खेल का केंद्र कौन सा है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, 2021 के कौन से खेल महोत्सव में, खेल फेस्टिवल में मलखंभ को शामिल किया जा रहा है? जल्दी से बताइए, 2021 की किस खेल प्रतियोगिता में मलखंभ को शामिल किया जा रहा है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भारत में मलखंभ का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? ये दो प्रश्न जल्दी से बताइए। करंट में मैंने पढ़ाए हैं आपको, करंट में मैंने आपको पढ़ाए हैं। खंडवा नहीं है, देवेंद्र गौर कह रहे हैं उज्जैन और सूरज कह रहे हैं खंडवा। रूपेंद्र कह रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा 2021 में मलखंभ को शामिल किया जा रहा है। और उज्जैन मलखंभ का प्रमुख केंद्र है भारत में, उज्जैन। बेटा करंट में हम पढ़ाए भी थे आपको। बेटा आपकी लाइक संख्या नहीं बढ़ रही है, क्या बात है? लाइक बढ़ाओ यार, नहीं फिर मैं आंसर नहीं दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। नीरज कुमार बोल रहे हैं उज्जैन, बिल्कुल सही जवाब है उज्जैन। तो राजकीय वृक्ष हो गया। राजकीय नदी नर्मदा। बेटा नदी कौन सी है? नर्मदा। और एक प्रश्न याद रखें, 2017 में नर्मदा को जीवित नदी घोषित किया गया है। 2017 में नर्मदा को, मां रेवा को जीवित नदी घोषित किया गया है, जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। याद रखना, मध्य भारत की पहली जीवित नदी, भारत की
पहली जीवित नदी, भारत की प्रथम जीवित नदी का जो दर्जा है वो मिला था गंगा को। और दुनिया में, विश्व में प्रथम नदी जिसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया, नाम थी बेंगाई। बेंगाई, और कहाँ है? न्यूजीलैंड में। दुनिया में पहली जीवित नदी बेंगाई, न्यूजीलैंड। भारत की पहली जीवित नदी गंगा, और एमपी की पहली जीवित नदी नर्मदा, जिसे 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया। बेटा स्पीड ज्यादा तो नहीं है? एक्चुअली बेटा क्या सिलेबस ज्यादा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। राजकीय नदी भी हो गया। चलिए राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह जो है गेहूं की, इसमें बेटा बालियां बनी हैं और 24 तीलियां बनी हैं, और जिस पे लिखा है मध्य प्रदेश शासन। क्या लिखा है बेटा? मध्य प्रदेश शासन। ये राजकीय चिन्ह है। गेहूं और धान की बालियां बनी हुई हैं और उस पर लिखा है मध्य प्रदेश शासन, और 24 तीलियां बनी हुई हैं। आगे बढ़ रहे हैं। राजकीय पुष्प सफेद लिली। बेटा पुष्प क्या है? सफेद लिली। ये एमपी का राजकीय पुष्प है। नाट्य आपको मालूम है माच है, और जो नृत्य है वो है राई। नृत्य राई है। और राजकीय फसल सोयाबीन। राजकीय फसल सोयाबीन को बनाया गया है। और राजकीय फल तो मालूम ही है, अपना आम भारत का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। और एक क्वेश्चन और बचा है, राजकीय गान। सुख का दाता, सबका साथी, सबका ये संदेश है। अब प्रश्न ये है कि राजकीय गान लिखा किसने था? जल्दी से बताइए। महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव ने बेटा इसको लिखा था। और शांतनु मुखर्जी, नाम सुने हैं? शांतनु मुखर्जी ने इसको गाया है। शान बोलते हैं आप इन्हें, इन्हें आप शान बोलते हैं। सबका साथी, सुख का दाता, सबका ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, हम सबका ये मध्य प्रदेश। सुना होगा आपने। तो बेटा ये जो है महेश श्रीवास्तव ने लिखा है, और 2010 में इसको जो है राजकीय गान और गाया है बेटा शांतनु मुखर्जी, और संगीत दिया है सुनील झा ने। संगीत किसने दिया था बेटा? सुनील झा। सुनील झा ने इसका संगीत दिया है, गाया है शांतनु मुखर्जी, या इन्हें आप बोलते हैं शान। इनका निकनेम शान है, पूरा नाम शांतनु मुखर्जी है। ओके, 2-3 प्रश्न आपके लिए हैं, जल्दी से बताएं। मध्य प्रदेश में माच की जन्मभूमि कहाँ है? पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में जो लोकनाट्य है माच, इसकी जन्मभूमि कहाँ है? तो याद रखें मालवा। मालवा। और राई कहाँ का फेमस है? एमपी में बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का राई है, और माच मालवा का है। और याद रखें बाल मुकुंद। बाल मुकुंद बेटा वो व्यक्ति हैं जो माच के प्रणेता हैं। माच जो लोकनाट्य है बाल मुकुंद जी ने दिया था। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से बोलो। चलो, तो बेटा ये एमपी का सामान्य परिचय है। इसके बाद एमपी की सीमा
कितने राज्यों को टच करती है, ये हम कल बात करेंगे। सुन लीजिए, आपको पता है इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, एमपी की सीमा कितने राज्यों को टच करती है, सबसे ज्यादा जिले किस राज्य की सीमा से टच करते हैं, एमपी की सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से है, सबसे कम सीमा किस राज्य को टच करती है, एमपी के ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य को टच नहीं करते, या एमपी के इतने कितने जिले हैं जो दो दो राज्यों की सीमा को टच करते हैं। ये हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद एमपी का क्षेत्रफल कितना है, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, डेफिनेट ये भी पढ़ा था आपने, बट बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको निकाल के देंगे इसमें जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो चलिए आज क्लास यही समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते आप सब लोग बेटा लाइक करके जाएं, और क्लास कैसी लग रही है आपको ये भी आप बताएं, और क्या कोई समस्या आपको आती है तो आप बताते रहिए। ठीक है बेटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल बेटा, चलिए।